जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो बेसिकली हमारा जो आज का टारगेट है, ये बेसिकली जो हमारा क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणियाँ बोलते हैं और शॉर्ट में हम लोग इसको AP लिखते हैं, इसका हम लोग उदाहरण नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 कवर करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्न करने वाले हैं। और इससे पहले जो मैंने AP का वीडियो लिया था उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 1.5 और उसके आगे जितने भी उदाहरण थे सबको मैंने कवर करा दिया था। और जनरली उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि AP का प्रथम पद निकालना, AP के कोई भी पद निकालना सीखा था हम लोगों ने। AP का सार्वंतर, जिसको हम लोग छोटा डी से डिनोट करते हैं, वो हम लोगों ने निकालना सीखा था। और साथ ही साथ हम लोग क्या सीखा था, AP बनाना भी सीखा था। ठीक ना, कहीं अगर आपको A और D दे दे तो AP कैसे बनाए वो भी हम लोगों ने सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि AP के आगे और 2-3 पद कैसे याद कर सकते हो, तो ये सब हम लोगों ने सीख लिया था। तो वो सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज आज के इस वीडियो में होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है सबसे पहले उसको जाकर देख ले, फिर यहाँ पर आए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई साहब, आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें मेजरली आपको एक ही फॉर्मूला यूज होगा। और आज का जो क्लास है, यानी कि मैं बोलूँ कि जैसे कि आपका 5.1 तो कंप्लीट मैंने करा दिया, अब जो आपका 5.2 आएगा प्रश्नावली और उसके आगे जितने भी उदाहरण हैं जो कि मैं भी करा रहा हूँ, तो कुल मिलाकर शायद उसमें 8 या 9 एग्जाम्पल है, जिसमें से मैं अभी 5 करा रहा हूँ, बाकी शायद और 2 या 3 या 4 बचेगा, जितना भी है। मतलब 5.1 के आगे जितने भी उदाहरण है और 5.1 प्रश्नावली, उसमें बस एक ही जो फॉर्मूला है वो यूज होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? AN बराबर में A प्लस का AN माइनस 1 इंटू में D। सभी प्रश्न में ये फॉर्मूला आपको यूज होगा, ये कॉमन फॉर्मूला, इसको आप लोग रट लो या फिर याद कर लो। अब बाकी जो रटना नहीं चाहते हैं वो बच्चे क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाइएगा। ठीक ना, आपको उस लिंक में आपको देखिएगा कि जैसे लिंक में जाइएगा आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया है इसका मैंने डेरिवेशन बताया हुआ है। ठीक है भाई साहब, लिंक मिल जाएगा। ठीक ना, मिल जाएगा आपको AP के अनमोल पदों का डेरिवेशन, इस तरह करके कुछ लिखा हुआ होगा, देखिएगा, क्लिक कीजिएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक ना, जब आप लोग वीडियो देखिएगा तब समझ में आ गया आपको। अब भाई साहब ये फॉर्मूला है किस चीज़ का? ये बेसिकली AP के nवें पद का फॉर्मूला है। ठीक ना, बहुत को इसको AN को क्या बोल देते हैं, इसको अंतिम पद भी बोल देता है या फिर AP का nवां पद भी बोलता है। वो समय समय की बात है, वो वेरिएशन होते रहता है, जैसा प्रश्न उसके हिसाब से फॉर्मूला लग जाता है। ठीक, अब इस फॉर्मूला को रट लीजिए आप लोग या फिर देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक ना, तो ये फॉर्मूला जो है इसमें A है, आपको N है और D है। A क्या है, जिससे भी AP की बात होगी उस AP का प्रथम पद है। N क्या है, ये N जो है इस AP के हिसाब से लाया जाता है। N बेसिकली पदों की संख्या बोल लीजिए, उस AP में कितने पद है वो बोला जाता है। पर वो ये जो N है ये इस AN के हिसाब से वेरिएशन होता है। यहाँ पे जो N होगा वही N यहाँ पे है। ठीक ना, यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 होगा। ठीक, और D के आपके पास D जो होता है वो सार्वंतर होता है। समझ में आ गया आपको? अगर N के बारे में समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेना है। तो ये फॉर्मूला लट लो कि AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। यही फॉर्मूला AP का अंतिम पद का फॉर्मूला है, AP के AN पद का फॉर्मूला है। ठीक ना, यानी यूँ समझ लो कि कोई अगर AP दिया हुआ है उसका अगर अंतिम पद निकालना है तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और अंतिम पद और पहले पद के बीच का कोई भी फॉर्मूला ज्ञात करना है तो भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, पहला पद भी ज्ञात करना है तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक ना, तो सब बात की बात है, धीरे धीरे आप लोग सीख जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 3 नंबर का प्रश्न क्या है, सो AP 2, 7, 12 ठीक ना का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया हुआ इस प्रश्न में, देखिए हम लोग उदाहरण नंबर 3 कवर कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 3 है हमारा। ठीक ना, ये उ है यानी उदाहरण, और ये 3। ठीक है ना, तो बोलेगा 2 2 3 लिख दिया सर। ठीक ना, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2, 7, 12 दिया हुआ है, इस तरह से चलता है। ये एक AP दिया हुआ है। इस AP का आपको 10वां पद ज्ञात करना है। यानी कि इस AP को जब आप लोग आगे बढ़ाइएगा तो 10 नंबर में कौन सा पद आएगा आपको वो बताना है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर बोलो तो A10 आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है आपको? A10 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। अब भाई साहब देखो यहाँ पे A10 ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है, देखो यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बस N के जगह पे 10 लग जाएगा। ठीक है, तब आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, A चाहिए, मैंने इस फॉर्मूला को लगाने के लिए, यानी कि A10 ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और इस फॉर्मूला के लिए आपको A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। A आपको कहाँ से मिलेगा, इस AP से मिल जाएगा जो कि प्रथम पद होता है। D भी इस AP से निकल जाएगा, सार्वंतर निकल जाएगा, बचा N। तो N क्या है, बेसिकली इस संख्या के लिए यानी A10 के लिए N क्या होगा, 10 ही ना होगा जी। क्योंकि देखो भाई साहब 2 तरह से आप लोग समझ सकते हो।
पूछा है 10वां पद, यानी पहले से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर में जो आएगा वो 10वां पद पूछ रहा है, यानी कि n क्या है 10 है। ऐसे आप लोग समझ सकते हो। n क्या होता है, बेसिकली एपी में पदों की संख्या। अगर किसी एपी में 2 पद है तो उसके लिए n क्या होगा 2 होगा, 3 पद है तो क्या हो जाएगा 3, n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। या बेसिकली 8 पूछा, यानी कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि एपी में 10 पद है, यानी कि n क्या होगा 10 हो जाएगा। वरना अगर शॉर्ट ट्रिक अगर आपको समझना है तो यहाँ पे जितना संख्या होगा ना, इस यहाँ पे जो संख्या होगा वही n का वैल्यू होगा। फॉर्मूला में देख लो, an बराबर में a प्लस n माइनस डी है, तो यहाँ पे ये जो n होता है वही an होता है। अभी आपको क्लियर होगा ये बात तो, पर बेसिकली याद रखिएगा यहाँ पे जो होता है वही वाला n होता है। यूँ आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो, वरना मैंने समझा ही दिया। और चूंकि मैंने बोला कि आपको a और d भी चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए a का वैल्यू क्या होगा भाई साहब, देखो a का वैल्यू क्या होगा इस एपी से, देखो तो एपी का प्रथम पद ये होता है, ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। तो a क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, a तो निकल गया आपके पास, ठीक है। अब हमको d भी चाहिए। डी कैसे निकलता है, आपको पता है कि एक एपी है तो किसी भी 2 पदों के बीच का डिफरेंस लेके देख लो, आपका समान ही होगा, क्योंकि एपी का यही फॉर्मूला, यही आपका मूल मंत्र होता है कि प्रत्येक पदों के बीच, प्रत्येक आमने सामने के पदों के बीच का सार्वंतर डी क्या होता है, समान होता है। तो अब चाहे आप लोग इन दोनों का डी निकालो चाहे इन दोनों का, तो क्या करते हैं हम लोग पहले वाले का निकाल लेते हैं, सामने वाले 2 पदों का, थोड़ा आसान होगा, ठीक ना, क्यों जुट मुट का बाद वाले का निकालना। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, दूसरा पद को कैसे लिखेंगे a2 से, उसमें माइनस करना पड़ता है पहला पद। बस सार्वंतर में इतना ध्यान रखना पड़ता है कि बाद वाले पद में पहले वाले पद को निकालो। आप चाहे आप लोग सार्वंतर यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ से निकालोगे तो 12 में 7 को घटाओ, यानी बाद वाले पद में इसको, यहाँ से निकालो तो इस 7 में 2 घटेगा, बाद वाले पद में पहले वाला पद। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, a2 का मान रखो जो कि आपके पास 7 है, उसमें माइनस कर दो a1 जो कि आपके पास 2 है। 7 में 2 गया तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 5 बचेगा। तो आपके पास d जो निकल कर आ गया वो 5 निकल गया, a निकल गया 2। यानी फॉर्मूला के लिए जो जो चाहिए वो सारा कुछ आ चुका है हमारे पास, n भी आ चुका है, a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, चूंकि an बराबर में क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a n के जगह पे क्या है 10 तो 10, और यही तो हमको ज्ञात करना है 8n बराबर में क्या होगा, a का वैल्यू कितना आपके पास, देख लो कितना आपके पास 2 है, तो मैं क्या करता हूँ a की जगह पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस n यहाँ पे देखो भाई साहब, मैंने बोला यहाँ पे जो होगा वही n होगा, या फिर देख लो n का वैल्यू यहाँ 10 है, तो यहाँ लिख दो 10 माइनस का 1 इंटू में d का वैल्यू कितना निकला 5 निकला, ठीक, समझ में आ गया आपको। अब देखो भाई साहब 8n आपका निकल जाएगा यहाँ से, 2 का 2 प्लस का देखो 10 में अगर 1 गया तो 9 बच गया इंटू में 5, ठीक है। तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से 8n का जो वैल्यू निकल कर आ गया, देखो 2 का 2 प्लस का देखो 5 9 या फिर बोलो 9 5 45, ठीक है 45 हो गया, यानी कि 45 2 47, यानी कि 8n का जो वैल्यू आ गया वो 47 होगा। यानी ये जो एपी है आपका, इस एपी का जो 10वां पद है वो कितना होगा आपका 47 होगा। तो ये आपका आंसर निकल गया। अतः एपी का 10वां पद 47 आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। समझ में आ गया आपको। देखो अब उदाहरण नंबर 4 में क्या है, सो एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। यानी कि ये जो एपी दिया हुआ है इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा पद -81 है। यानी कि सीधी सीधी बोलूँ तो इस एपी को जब आप लोग आगे बढ़ाइएगा तब कितने नंबर के पद में आपका -81 दिखेगा, यानी कि आपको n पूछा है, ठीक है भाई साहब। देखो आगे क्या लिखा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। यानी ये जो एपी है इस एपी में कहीं पे 0 आएगा तो किस जगह पे आएगा, यानी कि यहाँ भी आपको अगेन n निकालना है। साथ ही साथ सकारण उत्तर दीजिए, यानी कि कारण भी आपको देना है। कारण देंगे बाद में बता दूंगा, ठीक ना। समझ में आ गया आपको कि दोनों यहाँ पे एक क्वेश्चन का 2 पार्ट है, एक में चेक करना है कि 81 कितने नंबर पर आएगा और एक में चेक करना है कि 0 कितने नंबर पर आएगा, और 0 आएगा भी कि नहीं आपको ये चेक करना है, ठीक ना। तो ये आपको बेसिकली प्रश्न था, यानी दोनों में आपको n निकालना है। तो चलो निकालते हैं भाई साहब। तो देखो सबसे पहले हम लोग वही उदाहरण नंबर 4 बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक ना। सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दिया हुआ हमारे पास, एक एपी है, एक एपी है, क्या है 21 18 और 15, ये हमारे पास एपी है, ठीक है। और आपको पता ही है कि हमको यहाँ पे 21वां पद चाहिए, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक ना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसीलिए हमें यहाँ पे ए एन और डी चाहिए। इस टाइप के प्रश्न में कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्टली आपको एपी दिया है तो डायरेक्ट आपको ए और डी निकाल दीजिएगा क्योंकि जरूरत पड़ता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हमारे पास ए क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और डी क्या होगा a2 - a1 करने से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक ना, क्योंकि यहाँ का भी और यहाँ का भी सार्वंतर समान है, तो पहले वाला निकाल लेते हैं a2 - a1 करके। a2 क्या आपके पास 18 माइनस का a1 कितना 21, अगर 18 में अगर 21 गया तो माइनस का 3 बचेगा, यानी कि d निकल गया -3 और a निकल गया 21, ठीक ना। साथ ही साथ प्रश्न के अनुसार हमको पता है कि हमको क्या चाहिए, हमको 21 चाहिए, -81 चाहिए, यानी कि यहाँ से हमको पता करना है कि n का वैल्यू चाहिए कि n कितना है, ठीक ना, n चाहिए हमें।
और n किसके लिए, जब an कितना होगा -81 होगा। जैसा कि मैंने भी आपको बोला कि यहाँ पे 81वां पद कितने नंबर पे आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये फाइंड करके चलना है, यानी कि an आपको 81 दिया हुआ है, n आपके पास वही याद करना है। तो वही चूंकि हम लोग करेंगे, चूंकि an का फॉर्मूला होता है a प्लस का n-1 इंटू में, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक ना, इसमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू वही तो ज्ञात करना है, और an का वैल्यू हमारे पास कितना है -81 दिया हुआ है, ठीक है। बराबर में आपको क्या करना है, a कितना दिया आपके पास 21 दिया हुआ है, प्लस का n ही तो चाहिए हमको, तो n की जगह पे n तो -1 इंटू में d, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो, इसको इधर लेके आओ 21 को, तो कितना हो जाएगा -81, इधर -21 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, इधर n-1 इंटू में d बचेगा, ठीक है। डी का भी वैल्यू है हमारे पास, वो बाद में पुट कर देते हैं, ठीक ना। आप लोग चाहे तो पहले पुट कर सकते हो, ठीक ना। तो इसको जब आप लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ये 102 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो n-1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है -3। आप लोग ये वाला पहले पुट कर लेते तो यहाँ पे एक स्टेप बच जाता आपका, ठीक ना। मैं भूल गया था पुट करना, ठीक ना। चलिए -3 आ गया, -3 को इधर लाओगे क्योंकि देखो ये गुना में है इसके साथ n-1 के साथ, तो इधर भागा में हो जाएगा, यानी कि -1 102 बटे में -3 बराबर हो जाएगा n-1। देखो -1 से गया, इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 और 3 4 बढ़िया 34 आएगा, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास n हो जाएगा। यानी कि n का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास 35। यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो इस AP का जब आप लोग AP में जब आप लोग 35वें पद पे पहुंच जाइएगा तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको -81 देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पे n1 जो आंसर था हमारा वो आ चुका है, जो कि आपके पास 35 आ चुका है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए फिर अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन तथा अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमको n चाहिए, ठीक ना। किसके लिए, जब an हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, और चेक भी करना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कोई पद शून्य है, यानी कि क्वेश्चन को डाउट है भाई साहब कि कोई शून्य है कि नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था क्या कोई 81वां पद है, ऐसा लिखता तो हमको यहाँ भी डाउट होता, पर यहाँ तो भाई श्योर है कि भाई या 81 होगा। अब कितने पद में होगा आपको n फाइंड करना है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कोई पद, यानी कि यहाँ डाउट है, तो सबसे पहले डाउट क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, पहले चेक क्वेश्चन को बना लीजिए, कॉन्सेप्ट दूंगा इसके बाद और एक थोड़ा कुछ बताना है आपको, टेंशन लेना है, ठीक ना। तो वही अगेन करेंगे, चूंकि वही an बराबर में क्या होता है a प्लस का n-1 इंटू में d होता है। an का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, बराबर में a का वैल्यू कितना है, वही अगेन यही सेम होगा 21 प्लस का n-1 इंटू में d का वैल्यू कितना है, यहाँ मैं पहले पुट कर देता हूँ ताकि एक स्टेप बचे मेरा। इसको इधर लाओ तो -21 हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि -3 भागा में ले आया तो इधर क्या हो जाएगा n-1 बचा, तो ये -1 से क्या 3 7 21 यानी कि 7, और ये -1 इधर जाएगा तो +1 यानी कि n, यानी कि n का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपके पास 7 और 1 8, यानी कि 8, यानी कि 8वां पद में आपको 0 मिल जाएगा। अब भाई साहब समझो, देखो यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, याद रख लीजिएगा AP का कोई भी पद आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, किसी भी फ्रैक्शन वगैरह में हो सकता है, सिर्फ वो वास्तविक संख्या होगा, याद रख लीजिएगा, हो सकता है, ठीक है भाई साहब। उसी तरह से सारांतर भी कुछ भी हो सकता है, परंतु याद रख लीजिएगा जो n होता है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होगा, यानी कि उनका वैल्यू धनात्मक 1 2 3 4 5 इस तरह करके धनात्मक संख्या होगा, ना ही 0 होगा ना ही वो -1 होगा। समझो n क्या होता है, किसी AP के पदों की संख्या होती है। तो भाई साहब n ही अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी AP में नेगेटिव संख्या के पद है, ठीक ना, यानी किसी AP में माइनस संख्या के पद है। समझ में आ रहा है ना आपको, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई AP में माइनस संख्या के पद है, ऐसा नहीं ना हो सकता, हमेशा होगा तो वो पॉजिटिव तरफ में ही होगा, यानी कि इतने नंबर की संख्या है। क्या किसी AP में 0 पद की संख्या हो सकती है कि मतलब उस AP में कोई पद है ही नहीं, तो अगर पद है ही नहीं तो AP किस बात का, समझ में आ रहा है ना आपको। इसीलिए n जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है और 0 नहीं हो सकता, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास n होगा वो क्या होगा, हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो देख सकते हो इस केस में जब हम लोगों को -81 चेक करना था तब n हमारा एक धनात्मक संख्या आया था, यानी कि ये सही है भाई साहब, n धनात्मक है यानी कि 81 सही है, ठीक ना। अगर यही अगर -35 आ जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, यानी कि 81 इस AP में नहीं मिलता, ठीक ना, या पॉइंट में कुछ आता तो 81 इस AP में नहीं होता, ठीक ना। उसी प्रकार से देखो आपको क्वेश्चन में 0 डाउट देके पूछा था, यानी कि क्या कोई 0 है, तो भाई साहब देखो n यहाँ पॉजिटिव मिला यानी कि हाँ 0 है, तो वही आपको लिखना है। अतः आप लोग चाहो ये लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अतः n 35वां है तब पद -81 होगा, तथा n जब 8वां होगा तब आपका क्या हो जाएगा, पद जो हो जाएगा -3 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ n क्या है आपके पास, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए आप लोग ऐसा लिख सकते हो। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया ना कि n जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा एपी में नहीं होता, ठीक ना, कि n क्या होता है कि एपी की पदों की संख्या, जैसे कि मैंने बोला, मैं जान के ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, भी याद रख लीजिएगा बात, ठीक ना, कि भाई साहब n क्या होता है कि एपी में पदों की संख्या, ठीक ना। तो कभी क्या हो सकता है कि एपी में पदों की संख्या नेगेटिव में है, कि उसमें -5 पद है एपी में, ऐसा नहीं ना हो सकता। हमेशा बोलेगा एपी में 5 पद है, 2 पद है, 3 पद है, ऐसा भी नहीं बोलेगा कोई कि एपी में 0 पद है, ऐसा नहीं ना कोई बोलता है। तो इसीलिए क्या होगा, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही 0 होगा, ये हमेशा धनात्मक संख्या होगा, ठीक ना। समझ में आ गया आपको? तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलो अब 5 नंबर प्रश्न पर आते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। यानी कि आपको एक एपी बनाना है, एक एपी निर्धारित करना है जिसका आपको तीसरा पद 5 दे दिया है और आपको सातवां पद 9 दे दिया है। गौर करके देखो, एपी बनाने के लिए आपको चाहिए ए और डी, पहला पद मिल जाए तो हम लोग पहले पद में डी जोड़ने से दूसरा पद मिल जाता है हमें, तीसरा, और दूसरा पद मिलने के बाद उसमें डी जोड़ने से हमें तीसरा पद मिल जाता है, तीसरे पद में डी जोड़ने से चौथा पद मिल जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ए और डी चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे ए यानी पहला पद और सार अंतर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे तीसरा पद और सातवां पद दिया है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमको किसी तरह से इन दोनों का यूज करते हुए हमको किसी तरह से ए और डी निकालना पड़ेगा। जैसे निकालोगे आप लोग एपी बना लोगे। तो हम लोग देखो इसी डाटा का यूज करेंगे। हम लोग अब उदाहरण नंबर 5 बना रहे हैं। देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है आपके पास, तीसरा पद दिया हुआ है, यानी कि A3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और आपको सातवां पद यानी कि A7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। और आपको पता है चूंकि एक फॉर्मूला होता है AN बराबर में होता है A प्लस का N-1 इंटू में D होता है। इसी का यूज, इस फॉर्मूला का यूज एक बार A3 के लिए करेंगे और एक बार A7 के लिए करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, A3 के लिए करते हैं। तो N के जगह पे यहाँ 3 तो हम लोग लग देते हैं A3 बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस का N यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3-1 इंटू में D हो जाएगा। A3 का वैल्यू आपके पास 5 है तो मैं 5 रख देता हूँ। बराबर में देखो A का वैल्यू नहीं है तो A रहने दो, प्लस का 3 में 1 गया तो 2D, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, काम देगा। ठीक ना। इसी तरह या फिर लिख दो तथा आप लोग इसके लिए अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, यानी कि A7 बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7-1 इंटू में D हो जाएगा। A7 का वैल्यू 9 है तो रख दो, 9 बराबर में हो जाएगा A प्लस का ये जाएगा 6D हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो देखो भाई साहब, जब आप लोग समीकरण नंबर 2 में 1 को घटाओगे तो आपका A और D निकल जाएगा और आप लोग AP बना सकते हो। तो हम लोग वही करेंगे, समीकरण क्या करेंगे हम लोग, 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 में क्या आपके पास 9 बराबर में है A प्लस का 6D है। इसमें आपको माइनस करना है समीकरण नंबर 1 यानी कि 5 बराबर में A प्लस का 2D। माइनस करने का प्रोसीजर क्या होता है, देखो यहाँ 5 प्लस में तो यहाँ माइनस लिख दो, A प्लस में तो माइनस लिख दो, यहाँ 2D प्लस में तो यहाँ माइनस लिख दो, यानी चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक ना। अब क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये माइनस हो गया तो अब 5 जो था वो पहले प्लस था लेकिन अब माइनस जैसा कंसीडर करेंगे, यानी कि ये माइनस को अब हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो ये -5 बन गया। -5 और 9 को जोड़ो या फिर बोलो घटाओ तो कितना हो जाएगा आपके पास, जाहिर सी बात है 4 आएगा प्लस का। ठीक है, बराबर में इधर क्या आएगा, देखो यहाँ A माइनस का हो गया और पहले ऊपर में प्लस का A है, यानी कि ये कट जाएगा। उस वजह से देखो यहाँ पे अगर -2 और -4 जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। ये 4 गया तो आपके पास क्या बचा, D का वैल्यू 1 निकल कर आ गया। देखो D का वैल्यू आ चुका, अब 1 का वैल्यू चाहिए, ये मतलब A का वैल्यू चाहिए। तो देखो भाई साहब, अगर D का वैल्यू आप लोग समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो तो देख लो आपके पास क्लियरली दिख रहा है कि A का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब आपकी मर्जी, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो। चलो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 में D का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में क्या आपके पास 5 बराबर में A प्लस का 2 इंटू में D जो कि आपके पास 1 निकला था तो मैं 1 लग देता हूँ। ठीक ना। तो देखो भाई साहब 5 बराबर में आ जाएगा A प्लस का 2 इंटू में 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A को रहने दो, 2 को इधर भेजो, तो मैं पहले A को लिख देता हूँ बाद में इसको लिखूंगा। तो 5 इधर है और माइनस का इधर 2 हो जाएगा, यानी कि A का वैल्यू निकल कर आया 3, A निकल गया 3, D निकल गया। अब आपको AP बनाना है तो देखो प्रथम पद तो है आपके पास, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा पद निकाल लेंगे। A2 कैसे निकलेगा आपके पास, जाहिर सी बात है पहले पद में D जोड़ दो, आपके पास दूसरा पद निकल जाएगा। पहला पद 3 है, आपके पास D निकल कर आया है 1, 3 और 1 4 हो गया। उस तरह से A3 निकाल लो आप लोग। A3 कैसे निकलेगा, दूसरे पद में यानी कि A2 में फिर D जोड़ दो। A2 के आपके पास 4 है, उसमें आप लोग D जोड़ दो, D आपके पास 1 है यानी कि 5 हो गया।
A4 निकालो, 3 तो निकाल लिया हम लोग। A4 कैसे निकलेगा आपके पास, बस A3 में D जोड़ दो। A3 5 है प्लस का D1 यानी कि 6, और ज़रूरत नहीं है। अतः हमारे पास AP निकल गया, कितना निकल कर आ गया, पहला पद जो कि आपके पास 3 है, दूसरा पद 4 निकल कर आ गया, पाँचवा पद तीसरा पद 5 निकल कर आ गया, चौथा पद आपके पास 6 निकल कर आएगा। इस तरह करके चलता जाएगा। अरे देखो ना यार, D1 है तो ये एक गिनती बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके चलता जाएगा। तो देखो हम लोगों ने AP बना लिया, आंसर आ गया हमारे पास। तो समझ में आ गया ना, आपके पास दो पद बीच का कोई भी दे अगर, तो उसको इस प्रकार से इस फॉर्मूला में ढाल के आप लोग आराम से D निकाल सकते हो। D को आप लोग इन दोनों में से कोई भी जो इक्वेशन आप लोग मानोगे उसमें पुट कर देना, तो आपका A निकल जाएगा। A निकालने के बाद अगेन A तो निकल ही गया, बाकी A2 A3 A4 इस तरह करके आप लोग आगे AP निकाल सकते हो। तो ये आपका प्रश्न बन गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब 6 नंबर के उदाहरण पर आते हैं। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? सबसे पहले बात तो ये बच्चे सबसे बड़ा गड़बड़ी यहाँ कर देते हैं कि यहाँ पे इसको AP मान लेते हैं, पर गौर से देखो यहाँ लिखा है संख्याओं की सूची। पहले वाले प्रश्नों में सब जगह पे AP लिख देता था, यहाँ भी AP लिखा हुआ है, देखो सब में AP था। तो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं था कि ये संख्या की सूची AP है कि नहीं, पर यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या की सूची AP है क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है संख्याओं की सूची। तो सबसे पहले आप लोग AP चेक करो, उसके बाद आप लोग ये चेक करो कि इसमें आता है कि नहीं ये वाली संख्या इस AP में। ऐसे तो देखा जाए तो इस टाइप के प्रश्न में 99% केसेस में क्या होता है कि ये वाला जो दिया होता है ये AP होता है और बच्चा का आंसर भी आ जाता है, लेकिन गड़बड़ी कर देता है कि इसको AP है कि नहीं, सबसे पहले उसको चेक करके बना के दिखाता नहीं है, और नहीं दिखाएगा तो आधा नंबर कट जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों में गौर से पढ़िएगा। ठीक, देखो हम लोग 6 नंबर का प्रश्न बना रहे हैं, उदाहरण वाला दिया है आपके पास, दिया है एक संख्याओं की सूची दिया हुआ है, संख्याओं की एक सूची है आपके पास। क्या है, 5, 11, 17, 23 ये आपके पास दिया हुआ है संख्या की सूची। तो हमको सबसे पहले इसका चेक करना पड़ेगा कि इसका ये जो संख्या सूची दिया हुआ है ये AP में है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, याद करो जितने भी पद होते हैं प्रत्येक के बीच का सारोंतर निकाल के देखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे एगो निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, इन सबका सारोंतर निकालेंगे हम लोग। तो चलो निकालते हैं। इन दोनों के बीच का सारोंतर को अगर मैं D1 मान लो, इसको मैं D2 मान लो, अगर इसको मैं D3 मान लो, अगर इन सभी का सारोंतर यानी कि अगर सारोंतर अगर समान हो, तो आपको पता है कि अगर कोई संख्या की इस प्रकार की सूची है कि दो सामने वाली संख्याओं का, प्रत्येक दो सामने वाली संख्याओं के बीच का डिफरेंस या सारोंतर समान होता है, तो वो एक AP होता है। तो यानी कि अगर ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर समान हो जाए तो ये एक AP हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले D1 निकाल के देखते हैं क्या वो D2 के बराबर है, क्या वो D3 के बराबर, अगर है तो वो एक AP है। तो D1 निकाल के देखते हैं, D1 कैसे निकलेगा, वही अगर ये आपके पास A1 है, ये A2 है, A3 A4 है, तो A2 में A1 करना पड़ेगा, A2 में A1 माइनस करना पड़ेगा। A2 क्या आपके पास 11 है, उसमें माइनस करो A1 जो कि आपके पास 5 है, देखो 6 आ रहा है। उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के दिखाएंगे। जब भी AP चेक करो तो जितने जगह पे D निकलेगा उतने जगह पे प्रत्येक जगह पे D निकाल के चेक करना। ठीक ना, समझ में आ गया ना। अगर यहाँ और एक पद दिया होता तो क्या 4 गो D निकलता आपका, अगर और एक दिया होता तो 5 गो D निकलता। जितना D निकलेगा प्रत्येक को चेक करना। ठीक ना, तो यहाँ पे A2 D2 निकालो, D2 कैसे निकलेगा, अब इन दोनों के बीच में यानी कि बाद वाले पद में पहले वाला, ये क्या आपके पास A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है 17 माइनस उसमें 11 करो, 6 आ रहा है, यानी अभी तक बराबर है। D3 देखो, D3 क्या होगा, वही A4 माइनस A3। A4 क्या आपके पास 23 है, उसमें अगर आपका 17 गया तो यहाँ भी 6 बच रहा है। ठीक, तो देख सकते हो यहाँ पे चूंकि D1 बराबर में D2 बराबर में D3 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यह एक AP है। अब आपका यह AP है, अब ये आपका एग्जामिनर फुल नंबर देगा। अब आप लोग बनाते हो तो ठीक ना, इतना तो करना कंपलसरी है। तो इसीलिए आपको क्या समझ में आया कि AP, अब आपको पता चलेगा कि ये एक AP है। क्या AP है, 5, 11, 17, 23 ये क्या एक AP में है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करो, यहाँ से A निकालो जो कि 5 है और D निकालो जो कि हम लोग देख ही रहे थे 6 आ रहा था। तो A और D अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक ना, तो अब हमको क्या चाहिए था, चेक करना था कि क्या 301 इस AP में आता है। तो चेक करो, सीधा सा बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AN किसको मानेंगे, 301 को मानेंगे, और चूंकि आपको AN 301 मानेंगे। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है कि AP क्या आता है, यानी कितने नंबर पे आपका 301 आ रहा है, तो वही चेक करना है। यानी कुल मिलाकर N निकालना है, यहाँ भी तो निकाल लेंगे भाई साहब। हमको पता है चूंकि AN बराबर में होता है A प्लस का N माइनस 1 इंटू में D होता है। AN का आपको वैल्यू दिया हुआ है 301, बराबर में A का वैल्यू निकला 5 प्लस का N माइनस 1 इंटू में D का वैल्यू निकला 6। ठीक है, तो देखो ये अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 301 माइनस का 5 बराबर में किधर आ जाएगा, इधर N माइनस 1 इंटू में 6 आ जाएगा। ठीक,
देखो 300 अगर एक में अगर 5 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 200 आपके पास 96 बचेगा, 296 बचेगा। ठीक है, बराबर में आपके पास क्या बचेगा, n-1 इंटू में आपके पास 6 बचेगा। ठीक है, 6 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी कि 296 भागा में 6 हो जाएगा, बराबर में n-1 हो जाएगा। अब इसको काट के देखो आप लोग तो कितना आएगा आपके पास, देखो 6 तिया 18, 6 चक 24, 6 चक 24, 24 हो गया, और यहाँ पे 5 बचेगा, 54 हो जाएगा, 6 9 54, और यहाँ बचेगा 2 बचेगा, नहीं कि 6 दूना 18, तो ये 49.2222 चलता चला जाएगा, यानी कि 2 पर बार आप लोग बोल सकते हो, ये 2 2 2 आता चला जाएगा, और ये 1 इधर माइनस में इधर आके +1 हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखो तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50.2222 इस तरह करके बढ़ता जाएगा, बराबर में n आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो भाई साहब आप बताओ हमको, जैसा कि मैंने बोला था कि n कभी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, याद रख लीजिएगा। कभी आपने सुना है कि एपी का आधा पद है उसमें, यानी कि एपी में पदों की संख्या आधा है, एपी में पदों की संख्या 3/2, ऐसा सुना है? नहीं ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यह जो 301 है इस संख्या की इस सूची में या फिर बोले इस एपी में नहीं है, अतः 301 दी गई संख्या की सूची में या फिर बोलो दी गई एपी में नहीं है। ठीक, लिख देना ये आप लोग बात, सीधा सा बात है। जनरली यहाँ पे 3 3 3 3 आएगा, 6 3 18 ना होता है जी, हाँ ठीक, तो 3 3 3 आएगा। ठीक ना, तो बेसिकली बात तो वही है कि यहाँ पे हाफ में फ्रैक्शन में भी ये नहीं हो सकता। ठीक ना, समझ में आ गया आपको? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो 7 नंबर उदाहरण कैसे, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। मस्त प्रश्न है, बीबीआई प्रश्न है, यानी 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य लगती है, आपको बताना है, यानी कुल मिलाकर n पूछ रहा है आपको। ठीक ना, तो सबसे पहली बात 2 अंकों की संख्या होती क्या है, जिसमें 2 डिजिट हो, सीधी सी बात है, 2 अंक हो, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 99 हो गया। ठीक ना, तो कुल मिलाकर सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होती है, आपको पता है 10 होती है, उससे छोटा कीजिएगा तो 9 होगा, जो कि 1 अंकों की होगी, जो हमको कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी से बड़ी क्या होगी, 99 होगी, क्योंकि उससे आगे जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 की जो कि 3 अंकों की होती है, तो उससे कोई काम नहीं है। तो यानी कि आपको 10 और 99 के बीच में आपको गिनना है कि कितनी ऐसी संख्या जो 3 से पूरी तरह से कटती है। ठीक है, यानी दूसरे वर्डों में इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, यानी कि इन दोनों को लेकर और इनके बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से कटती है, 3 के पढ़ाई में आती है। तो आपको पता है कि जो 10 है वो 10 तो आता नहीं है, 10 के बाद 11, 11 भी आता नहीं, पर 12 आता है, 12 के बाद क्या आता है आपके पास 15 आता है, 15 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 21 आता है, इस तरह करके चलता चला जाएगा। और आपके पास लास्ट से देखो तो भाई 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। 99 जो है वो 3 से कटता है, तो मैं 99 लिख देता हूँ। ठीक, अब बुड़बक होगा क्या करेगा कि अब सबको इस तरह करके लिख लिख के चेक करेगा और गिन के बता देगा कितना, वैसा नहीं करना है। तो बेकार हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, सीधा सा बात है, बेकार हम लोग an का फॉर्मूला पढ़े, और ऐसा करना ही होता तो बेकार ना पढ़ रहे हैं जी, तो वैसा नहीं करना है आपको, सीधा शॉर्ट में बनेगा। कैसे सो देखो, देखो भाई साहब, यहाँ पे अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि 2 अंक 2 से विभाज्य वाली संख्या, तो देखो क्या हो जाता भाई, आपको पता है कि 10 भी 2 से भागा लग जाता। ठीक है, 10 के बाद 12 भी लग जाता, उसके बाद क्या होता 14 लगता, उसके बाद क्या होता 16 लगता, और इधर से देखो 100 तो होता नहीं, क्योंकि 100 तो 3 अंकों की हो जाता। 99 2 से नहीं लगता, 98 पर लगता। तो ये वाला लास्ट से जो होता है वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन सा लगेगा उसको। ठीक ना, और फर्स्ट वाला भी खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिकली ये आपका एक एपी है, आप लोग देख सकते हो 3 3 का डिफरेंस आपको पता है, क्योंकि 3 का ही ना पढ़ा पढ़ रहे हैं जी हम लोग, सीधा सा बात है, क्योंकि 3 से विभाजित देख रहे हैं हम लोग। ठीक ना, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए ए क्या हो जाएगा आपके लिए 12 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि इस एपी में जब 3 से विभाजित पूछा गया है तो इसका अंतिम पद 99 ही है ना, क्योंकि 99 के बाद जो 3 से विभाजित होती है वो कितनी होती है, जाहिर सी बात है कि कितना होगा, आपको पता है कि 99 का जो होता है वो 102 होता है, और 102 जो होता है 3 अंकों की संख्या, तो ये तो होगा नहीं। तो 99 सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित लगता है, यानी कि यही जो होगा इस एपी का अंतिम पद होगा, यानी कि an लिख सकते हैं इसको 99। बहुत कोई an को यानी अंतिम पद को l भी लिखता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा बात। तो इसीलिए क्या करेंगे, चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस का n-1 इंटू में d, कुल मिलाकर हमको n ही ना निकालना है। ठीक ना, तो भाई साहब रख दो an का फॉर्मूला में an का मान 99 है, बराबर में a का मान 12 है, प्लस का n-1 इंटू में d का मान 3 है। बस हो गया, 99 का 99, 12 इधर आएगा -12, बराबर में हो जाएगा n-1 इंटू का 3। ठीक है, ठीक ना, 99 में अगर 12 हो गया तो कितना बचेगा आपके पास, 99 में 12 हो गया तो कितना हो जाएगा आपके पास 87 हो जाएगा। ठीक है, 87 हो जाएगा, और ये 3 इधर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डिवाइड में ले आता हूँ, डिवाइड 3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास n-1 इंटू में 3 हो जाएगा। ठीक है,
3 तो चला गया इधर, ठीक ना। तो देखो ये जब काटोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, यहाँ 2 हो जाएगा 27, 3 नंबर 27, 27 आ जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा n-1, ठीक ना। तो देखो भाई साहब यहाँ से 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 29 प्लस का 1 बराबर में n, तो कुल मिलाकर n का वैल्यू कितना निकल कर आया आपके पास, 30 निकल कर आ गया, ठीक ना। तो कुल मिलाकर यानी कि 2 अंकों की संख्या यानी कि 10 और 99 को मिलाकर और उनके बीच में कुल मिलाकर 30 ऐसी ही संख्या है जो सिर्फ 3 से भागा लगती हैं और कोई भी नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर 30 हो जाएगा। तो ये हमारा वीडियो आज कहीं समाप्त होता है, बाकी 8 नंबर को था सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।